हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 508 का है और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ब्लॉक ऑन यूनिट 1 का है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है लेकिन हमने इसमें एग्जांपल बहुत कम दिए थे। तो जो आज का वीडियो है इसका क्वेश्चन है कि दृश्य कला और निष्पादन कला को उदाहरण देते हुए आपको समझाना, और इसमें 3-4 उदाहरण अच्छे उदाहरण दिए हुए, तो प्लीज आप इन्हें वॉच कर लीजिएगा। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं दृश्य कला और निष्पादन कला को उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि क्या है ये। तो फ्रेंड्स चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दृश्य कलाओं की आवश्यकता और महत्व को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है जो दृश्य कलाएं हैं उनकी क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दृश्य कला जो होती है, कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है। ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र हो गया जो आप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर जो होता है, फोटोग्राफी जो होती है, वीडियो, चलचित्र, सभी दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कला पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है और दृष्टि, और इस प्रकार एक संवेदी अनुभव अधिक समय तक चलता है। दृष्टि यानी आंख से देखी हुई चीजें, बोलते हैं ना, दृष्टि यानी आंख यानी देखना, नजर। तो क्योंकि ऐसे अधिगम में एक से अधिक संवेदी अंग सम्मिलित होते हैं। अब जिस चीज को हम देखते हैं, संवेदी अनुभव अधिक समय तक चलते हैं, यानी कि देखी हुई, आंख से देखी हुई चीजें जिसे हम बोलते हैं ना वास्तविकता, उसमें वास्तविक चीजें जो हम देखते हैं, रियल लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं, वो हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे संवेदी अंग सम्मिलित होते हैं। आंख के साथ में कान भी है, नाक भी है, सभी संवेदी अंग है। हमारा दिमाग जो है वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये सभी चीजें साथ साथ में कार्य करते हैं। और विद्यार्थियों को अपने पड़ोस के ब्यूरो के प्रेषण और वस्तु तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। पर्यावरण के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, बच्चों को समझाना, और अगर वो समझ जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए टीचर का काम होता है, और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना। वास्तविक पदार्थ का प्रेक्षण कर या कुछ कल्पना के बाद एक तस्वीर खींचता है तो उसकी संकल्पना अधिक सार्थक होती है, जैसे कि दृश्य तस्वीरों के अर्थ के लिए एक गंभीर विश्लेषण में सर्जना विकसित होती है। अब मान लीजिए आप कल्पना कर रहे हैं रोज की कि रोज इस तरह का होता है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जस्ट वो कल्पना आपकी संकल्पना में बदल जाए, यानी कि आपकी वो कल्पना जो है सार्थकता में बदल जाए। आप सोच ही रहे थे और जस्ट आपके सामने रोज ही दिख गया तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आप कल्पना में सोचते हैं उससे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होता है दृश्य तस्वीरें, दृश्य चीजें, यही होती है दृश्य कला। अरस्तु ने दृश्य के बारे में कहा है कि कला का उद्देश्य वस्तुओं की बाह्य उपस्थिति नहीं बल्कि उनके आंतरिक अभिप्राय का पुनः प्रस्तुतिकरण है। यहाँ उन्होंने कला के बारे में बताया कि कला में सिर्फ ये नहीं है कि जो चीजें बाहर दिखे वही कला हो, आंतरिक चीजें, मन के अंदर की भी चीजें बहुत सी होती है। जो टैलेंट वगैरह होते हैं वो तो बाहर होते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिंग को देखेंगे वो मन के अंदर की चीजें होती हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कला के अंतर्गत। अब यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य कौशल प्रेषण, देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए वो उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपसे उदाहरण मांगे गए। उदाहरण में पहला हम ले लेते हैं दुर्ग। ठीक है ना, दुर्ग का मतलब यहाँ पे है किला। ठीक है ना, किले से संबंधित है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य कौशल हो गया प्रेषण, यानी यहाँ पे एक विषय ले लेते हैं दुर्ग। ठीक है, प्रस्तावित संसाधन, दुर्गों के प्रारूप। अब दुर्ग में फोटोग्राफी हो सकती है, दुर्गों पर संदर्भ पुस्तकें भी हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के दुर्गों की यात्रा के वीडियो भी हो सकते हैं, दुर्गों के नक्शे भी हो सकते हैं। ये सभी क्या उदाहरण है। मुख्य कौशल के अंतर्गत हमने प्रेषण लिया, हमने एक सब्जेक्ट ले लिया दुर्ग से संबंधित। अब दुर्ग जो है किससे संबंधित होता है, दृश्य कला के अंतर्गत आता है, और इसमें दुर्ग के फोटोग्राफ भी हो सकते हैं, जो दुर्ग होते हैं उनकी पुस्तकें भी हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के दुर्गों की यात्रा के वीडियो भी हो सकते हैं, नक्शे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे प्रारंभिक गतिविधियां क्या क्या हो सकती है। तो प्रलेखन कार्ड बनाना, यानी आप बच्चों को उनके पड़ोस में स्थित भवनों और संरचनाओं को पहचानने और निम्न बिंदुओं को निर्देशित करते हुए उनका प्रलेखन कार्ड बनाने को कहें। जैसे अब हमारे आसपास बहुत सारी भवनें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐतिहासिक भवनों का नाम लिखने के लिए आप बच्चों से कह सकते हैं। प्रलेखन कार्ड बनाने का मतलब ही होता है, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड बनाना, लिख के रिकॉर्ड बनाना। तो ऐतिहासिक भवनों के नाम के लिए आप बोल सकते हैं स्थित पता, भवन का प्रकार, वो कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है,
और भवन विशेष क्यों है, कारण दीजिए। अब हम मान लीजिए कोई हमने भवन देखा तो वो क्यों अच्छा लग रहा है, उसकी विशेषता क्या है, ये भी आपको वहाँ पे रीजन लिखना होगा। और भवन के अद्वितीय वास्तुकला विशेषताओं को रेखांकित करना है कि उसमें ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कि ये भवन आपको अच्छा लगा, तो उसमें ऐसी कौन सी कला आपको दिखी, खंबे, बंधानी, मेहराब, गुंबद, प्रवेश द्वार, ऐतिहासिक भवनों पर अंकित प्रारूप। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए लाल किले का। लाल किला का जो है तो फोटोग्राफी उसकी आप देख सकते हैं, पुस्तकें भी उसके बारे में पढ़ने को मिलती हैं, वीडियो भी हम देखते हैं, नक्शे में भी देखते हैं। अब यहाँ पे लाल किले के बारे में है, किस तरह का है, वो कितना पुराना है, ठीक है ना, वो कहाँ पे स्थित है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं भवन के बारे में आप लिख सकते हैं। उसकी क्या विशेषता है, लाल पत्थर से बना इसलिए उसकी विशेषता ये हो गई। तो आप लाल किले को भी एग्जाम्पल के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मुख्य गतिविधियां देख लेते हैं। दुर्गों का एक चक्कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप दुर्ग के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दुर्ग का एक चक्कर, अब इसमें गतिविधियां एक्टिविटी क्या हो सकती हैं, तो जैसे जलाशयों, बुर्ज है, प्रवेश एवं विकास द्वार जो होते हैं, विविध प्रकार के छोटे महल, एक विशेष बंदूक के समान महत्वपूर्ण विशेषताओं की स्थिति को चिन्हित करते हुए ऐतिहासिक दुर्ग का नक्शा तैयार करना होता है दुर्ग का एक चक्कर में। और गतिविधियां इसमें क्या हो सकती हैं, गतिविधियों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो एक ऐतिहासिक भवन की अंगीकृत करना, ठीक है ना, एक ऐतिहासिक भवन को अंगीकृत करना यानी पता लगाना कि दुर्ग कितना प्राचीन। अब आपने दुर्ग देखा है, दुर्ग के बारे में आप लिख रहे हैं तो वो दुर्ग कितना प्राचीन है, कितने समय काल पहले का है, क्या प्राकृतिक पर्यावरण दुर्ग को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। दुर्ग के सौंदर्य को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए हम ताजमहल की अगर बात करते हैं तो ताजमहल क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, कितना प्राचीन है। फिर ताजमहल में जो संगमरमर लगे हुए हैं वो जो है पर्यावरण जो है उसको बहुत प्रभावित कर रहा है। केमिकल्स जो है फैक्ट्री से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं वो सभी पर दुर्ग जो ताजमहल की दीवारें हैं उनको जो है कालापन उनमें आ रहा है, तो ये इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो क्षीण हो रही हैं, वहां से कमजोर हो रही हैं, उनका कलर जो है धूमिल हो रहा है, जबकि संगमरमर जो प्योर व्हाइट सफेद का होता है। फिर दुर्ग के सौंदर्य को संरक्षित, फिर उसको बचाने के लिए अब यदि पर्यावरण के यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम ताजमहल की बात कर रहे हैं तो उसको किस तरह से बचाया जाए, उसमें संगमरमर पत्थर लगे हुए हैं तो उनको किस तरह से बचाया जाए कि जिसके पत्थर है वो क्षीण ना हो, कमजोर ना हो और उनकी जो सफेदी है वो धूमिल ना हो। इसको बनाने में प्रयुक्त सामग्री के बारे में जाने, जैसे संगमरमर से बना है, किस संगमरमर से बना है, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट इस पर ना पड़े, तो ये कारण जानने चाहिए। वास्तुगत विशेषताओं, साज सज्जा, प्रयुक्त पत्थरों, नक्काशी, शिल्पकला, शास्त्रागार आदि के बारे में पता लगाना चाहिए हमें, कौन कौन से पत्थर लगे हैं, क्या क्या चीजें उसमें यूज हुई हैं और क्या समय के साथ स्मारक के उपयोग में बदलाव आया, स्मारक कैसे अद्वितीय है, यदि ताजमहल वो है तो क्यों इतना अद्वितीय है, क्यों लोग उसे देखने आते हैं, सातवां अजूबा क्यों उसको कहते हैं दुनिया का, सबसे पहली बात तो क्यों अद्वितीय है ना, कैसे हुआ वो, और साथ में क्या जो स्मारक है तो उसके उपयोग में कुछ बदलाव आया है, तो ये सभी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और उस समय की कला का मूल्यांकन करें और आज की कला किससे तुलना करें। अब आज की जो कला आर्किटेक्चर जो होता है उसको आप देखिए, आर्किटेक्ट जो होता है और पहले का जो होता है तो उससे आप मिलाइए, कंपेयर करिए, नक्काशी को कंपेयर करिए। जो वहाँ ताजमहल अगर आप देखे हैं वहाँ की जो नक्काशी है A1 की है। आप ताजमहल के अंदर जब जाइए और दीवारों पे देखिए उसमें इतने अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, कलरफुल डायग्राम बने हैं, फ्लावर्स बने हैं, पिकॉक बने हैं, कहीं कहीं तो उस पर जो शिव की धारणा होती है, ओम वगैरह होते हैं, वो चीज़ें भी उसमें रेखांकित है। क्योंकि मैं 2 बार जा चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा है ताजमहल, जितना बाहर से अच्छा लगता है उससे ज़्यादा खूबसूरत वो अंदर से उसकी जो डिजाइन, जो आकृति है वो बहुत प्यारी लगती है। मोर के पंख ऐसे बनाए गए हैं, मतलब लगता ही नहीं कि किसी इंसान ने इसकी रचना की होगी। वस्तुओं की समझ, अब उदाहरण 2 देख लेते हैं यहाँ पे, वस्तुओं की समझ बनाना। तो देखिए सभी जो कलाकारों के पास हालात और संयोजन की अपनी समझ है, कलाकार निश्चय करते हैं कि कैसे अपने विचारों को संयोजित करें। यह इकाई विद्यार्थियों को पर्यावरण में इसके कई रूपों की हालत को देखने और विचार करने की कला अवयव के बारे में परिवर्तन की बहुत सी संभावनाओं के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। और यहाँ हम विचारों से अभिव्यक्त की ओर जा रहे हैं। देखिए वस्तुओं की समझ बनाना, अब अगर हम यहाँ पे ताजमहल का एग्जाम्पल ले लिया तो उसी का ले लेते हैं कि क्या समझ थी उस समय के कारीगर में, क्या ऐसी उनकी अपनी सोच थी कि उस तरह का गुम्बद नुमा वो ताजमहल बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया। क्या उनकी सोच थी, किसको यदि सफ़ेद लाल पत्थर से भी बनवा सकते थे, लेकिन अगर इसको सफ़ेद से बनवाए, संगमरमर से बनवाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा, इसकी ऐसी डिजाइन रखे तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें इस तरह की पेंटिंग कला आकृति करे, पत्थरों पे खोद के वो पेंटिंग बनाई गई है कुरेद करके। तो ये सब क्या होता है, वस्तुओं की समझ बनाना ही तो होता है।
देखिए कला के अंतर्गत यदि पाठ योजना भी आपको बनाने को आ जाती है तो ये आप पाठ योजना के अंतर्गत भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे वही विषय हो गया पुल प्लाई ओवर, ठीक है ना। अब पुल जो प्लाई ओवर आप बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, तो पहले प्रारंभिक गतिविधि क्या होगी आपकी, तो उसमें प्रारंभिक गतिविधि होगी कि पुल प्लाई ओवर बनाने या पुलों की तस्वीरों का प्रेक्षण आप करेंगे, उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, निरीक्षण करेंगे। क्या उनमें कोई कला का तत्व है ये भी आप उसमें परखेंगे, देखेंगे। क्या आपने पुल की बनावट में किसी नमूने का प्रेक्षण किया है, क्या कोई आपने बनावट इसी तरह का नमूना आपने लिया है, देखा है पुल में। पुलों और फ्लाईओवरों की आकृति, नमूना, प्रयुक्त सामग्री और उसके आकार के अभिलाक्षणिक वैशिष्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब जो पुल फ्लाईओवर बनाए जाते हैं तो उनकी आकृति देखी जाती, किस तरह के बनाए जाए, किस तरह की उनकी संरचना रखें। फ्लाईओवर भी जो होते हैं वो बहुत तरह के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रयुक्त सामग्री, अब किन किन सामग्रियों से मिलाकर ये बनेगा पुल। फिर अपने दोस्तों द्वारा लाए या बनाए गए पुलों और फ्लाईओवरों से तुलना करें, क्या आपने सब समान सामग्री, आकृति और नमूना प्रयुक्त किया। अब यहाँ पे यदि आपको एक वर्क दे दिया जाता है कि आपको पूरे फ्लाईओवर घर से बना के लाना है, तो आप कैसे लेके आएंगे, आप किस चीज़ का यूज करेंगे। और फिर जितने भी फ्रेंड्स लेके आ रहे हैं तो उनको आप देखिए कि किसका अच्छा बना हुआ है, किसने क्या क्या जो मेथड है, किस मेथड से बनाया, किस तरह की डिजाइन है और क्या क्या सामान उसमें यूज किया है, ठीक है। पुल सम्मित अभिमुख हो, क्या विद्यार्थियों में सम्मित और असम्मित के अर्थ का अन्वेषण किया जाए, यानी ऊपर उठा हुआ या नीचे झुका हुआ, किस तरह का पुल होना चाहिए, ये सभी चीजें हैं, ठीक है। इसमें ले लेते हैं मुख्य गतिविधियां। अब देखिए यहाँ पे मुख्य गतिविधियों में हम देखेंगे कि गतिविधियों की योजना बनाने जिनमें विद्यार्थियों ने आकृति एवं संरचनात्मक शक्ति के सोच का संबंध का अन्वेषण किया, खोज की। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, मिट्टी, कागज, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, लकड़ी, पत्थर, घास आदि को प्रयुक्त कर उसने अपने पुल बनाने की कोशिश करने को कहें। फिर उन्हें बुलाएं, विचार विमर्श करें, उनकी योजना को कागज के टुकड़े पर पुनः प्रस्तुत करें। अब आपने कह तो दिया कि पुल बनाना है, अब पुल किस तरह से बनाया जाए, क्या सामग्री यूज की जाए। तो पुल बनाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, मिट्टी से है, कागज से है, कीबोर्ड से, कार्डबोर्ड से है, थर्माकोल से, लकड़ी से, पत्थर से, सभी से बनाए जा सकते हैं। पुल बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि इनमें से किसी से भी आप पुल बना के ला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जो है बच्चों को या तो स्कूल में ही आप सामान मंगवा के और फिर जो है पुल बनवा सकते हैं। तो एक तरह से पूरा विस्तृत योजना यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे संरचनात्मक शक्ति के बारे में समझ लेते हैं। क्या है कि एक सादा कार्ड पेपर लें, उन्हें 2 खंडों में रख दें तथा इस पुल पर कुछ सिक्के रखने का प्रयास करें। कागज इसके कुछ क्षण भी नहीं सह सकता और गिर जाता है। तो पुल का देखिए पुल किस तरह का बनना चाहिए। अब जैसे इसमें कह दे कि एक सादा पेपर हमने कॉपी से ले लिया और दोनों तरफ रख दिया और उसके ऊपर सिक्के रख दिए, तो क्या होगा, कागज जो गिर जाएगा, सिक्के का वजन नहीं सह पाएगा। मतलब जो पुल के पिलर बनाने हैं वो हमें मजबूत बनाने हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब दोनों किनारों को मोड़कर किनारे पर 2 दीवार जैसी बनाएं। अब इन पर सिक्कों को रखने की कोशिश करें, बिना ध्वस्त हुए अधिक सिक्के रखे जा सकते हैं। अब आपने उन्हीं जो किनारे थे कागज थे उनको आपने फोल्ड कर दिया और इसके बाद उनके ऊपर आपने सिक्के रखे, तो क्या हुआ, वो सिक्के वहीं पे यथावत उसी की तरह हैं। मतलब कि आपने जो पिलर पुल के बनाए हैं वो मजबूत बनाए हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर आप कोई भी सामान रख दीजिए वो नहीं गिरेगा। तो यदि आपका पुल का पिलर मजबूत है और आप उस पर एक पट्टी मजबूत बनाइए, उस पर कोई भी चलेगा वो कभी भी नहीं गिरेगा। अब कागज के आंतरिक मोड़ को जिग जैग की तरह मोड़े, यानी एक मुड़े पंखे के समान, और ये विस्मयकारी दिखता है। आप पुल बहुत अधिक सिक्के रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक बनावट यहाँ पे बताई जा रही है, उसके कार्य को बताया जा रहा है कि किस तरह से पुल को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि दृश्य कला की आवश्यकता और महत्व को आपको बताना है, और दृश्य कला में आपसे पाठ योजना भी यदि पूछ सकता है किस तरह से आप, तो उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। निष्पादन कलाओं की आवश्यकता और महत्व को उदाहरण देकर समझाइए। अभी हमने दृश्य कला का लिया, अब निष्पादन कला का ले लेते हैं। या फिर निष्पादन कलाओं के माध्यम से अनुभूति के विभिन्न तरीके क्या है ये आपको बताना। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है वो डला हुआ है, वीडियो इसका है, फिर भी देख लेते हैं। निष्पादन कला की आवश्यकता है महत्व में नृत्य का संसार, जो कि निष्पादन कला के अंतर्गत आती है, गति और अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, ठीक है। फिर सूर्य नृत्य, सूर्य नमस्कार जो होता है वो भी आपका निष्पादन कला के अंतर्गत आता है, जिसमें पुस्तकें और वीडियो होते हैं, वैसे अनुभव करते हैं, घूमे जैसे आप घूमते जैसा उसमें दिखाया गया है वैसा ही आप करें और निष्पादन करना सीख जाएंगे, ठीक है। नृत्य के अभिव्यक्ति के विकास के रूप में छोटे कदमों को विद्यार्थियों से विकसित कराया जा सकता है, और यहाँ केंद्र बिंदु शरीर पर गति संचालन होता है, यानी जो पूरा केंद्र होता है वो कहाँ होता है,
शरीर पर होता है, पूरा भार जो बैलेंस होता है शरीर का होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको देख लीजिए, इसका ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है निष्पादन का। और जो आपका ये क्वेश्चन है, अनुभूत के विभिन्न तरीके क्या है, निष्पादन के अनुभूत के विभिन्न तरीके क्या है, तो ये क्वेश्चन डला हुआ है, इसे आप देख लीजिए। ठीक है ना, विचार और अंतः प्रेरणा, मैंने जो पीडीएफ बनाया है, मैंने डायग्राम भी शायद उस पीडीएफ में दिया है। वस्तुओं की समझ बनाना, नाटक का संसार करना, विचार और अंतः प्रेरणा, ये सभी चीजें मैंने आपको, मुखौटा जादू जो होता है, ये सभी निष्पादन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। संगीत का संसार, ये भी निष्पादन के अंतर्गत आता है। नाटकों या कहानियों के साथ संगीत का क्या संबंध होता है, ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि नाटक या कहानियों के साथ संगीत का संबंध। प्रारंभिक गतिविधि लिख दीजिए, फिर मुख्य गतिविधियां लिख दीजिए। बहुत संबंध, नाटक जो होते हैं जनरली संगीत के साथ ही होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कठपुतली का मंचन करते हैं तो वहां पे भी संगीत होता है। ठीक है ना, बिना संगीत के तो नाटक हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए संगीत के माध्यम से कठपुतली को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख लीजिए। इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है कि दृश्य कलाओं की आवश्यकता और महत्व को उदाहरण देते हुए समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो इसे भी आप चाहें तो इसमें से देख सकते हैं, वो वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।